नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों, कैसे हैं। ठंड ने पूरा जकड़ लिया है मेरे प्यारे भाई भारत को। और इसमें आपकी एसएससी जीडी के एग्जाम्स की तैयारी भी चल रही है। और तैयारी करते रहना बेटा मन से, आप ठंड में ठंडे मत पड़ जाना। और इसमें गणित के 20 सवाल पूछे जाएंगे, अर्थमेटिक, मैथ और मेंसुरेशन के। और मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे एसएससी जीडी के लिए यूट्यूब पर सबसे बेस्ट क्वालिटी के, मैं खुद कह रहा हूं, आप मैच करके देख लीजिए, यूट्यूब पर सबसे बेस्ट क्वालिटी के एग्जाम पेपर, एग्जैक्ट एग्जाम ओरिएंटेड आपको मॉक टेस्ट करवा रहा हूं, जिसमें मैं एसएससी द्वारा पूछे गए लेटेस्ट सवाल ही कंपाइल कर रहा हूं और उनका वो धमाकेदार सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं, जिससे कि आप 2-2 सेकंड में पेपर में सवाल कर पाओगे। तो अगर आपको आर्म्ड फोर्सेस में भारत की कांस्टेबल बनना है तो ये सवाल आपको लगा के ही जाने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए, इस पे पहले में मैंने जितने एग्जाम पेपर करा रखे हैं, 5वां, 6ठा, तीसरा, चौथा, आप इनको जरूर देखो मेरे भाई। बिल्कुल रेलेवेंट और एसएससी के लेटेस्ट सवाल है जिनको एसएससी द्वारा पूछेगा, जो आपने अभी तक लगाए नहीं है। साथ साथ टेस्ट रैंक एप्लीकेशन पर हमने एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट फ्री डाल रखे हैं। तो आप अपनी पढ़ाई करते रहो, तैयारी करते रहो, पर वो करना केवल काफी नहीं है, आपको मॉक टेस्ट भी लगाने पड़ेंगे। तो आप यहां से मेरे प्यार भी जिस भी साल के मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो कंप्लीट लगा सकते हो। और अब आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा समय तो है नहीं, तो डेली एक मॉक टेस्ट इस एप्लीकेशन पे फ्री में लगाया करो मेरे भाई, डेली एक टेस्ट। ठीक है जी, चलिए शुरू करें। फिर शुरू करते हैं प्यारे बच्चों आज की क्लास। ठीक है, 20 शानदार सवाल हम सोल्व करेंगे आपके एग्जाम के लिए। आ जाइए, पहला सवाल आपके सामने खुलता है जो एसएससी जीडी 2025 के पेपर में पूछा गया है। एक आदमी दो प्रोडक्ट को प्रत्येक 500 रुपए में बेचता है, एक पर उसे 20% का प्रॉफिट होता है, दूसरे पर 20% का लॉस होता है। ठीक है, तो बोला है व्हाट इज हिज नेट गेन और लॉस इन ऑन द होल ट्रांजेक्शन, पूरे लेन देन में उसका शुद्ध लाभ या हानि क्या है, परसेंटेज में बताना है। तो एक आदमी ने दो प्रोडक्ट बेचे, दोनों को 500 रुपए में बेचा है, सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा है। बोलो, अगर सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा है, एक पे उसे 20% प्रॉफिट है, दूसरे पे उसे 20% लॉस है, तो दोनों वस्तुओं पर मिलाकर पूरे ट्रांजैक्शन में क्या होगा, हमेशा लॉस होगा। इसका डायरेक्ट शॉर्टकट होता है क्या, एक्स स्क्वायर बटे 100%, यानी कि 20 का स्क्वायर 400 बटे 100, यानी कि 4% का आपको लॉस होगा। ये फॉर्मूला है। सेम सेलिंग प्राइस पर दो वस्तु बेचते हैं, एक पे x% लाभ, दूसरे पे x% हानि, तो ओवरऑल एक्स स्क्वायर बटे 100% का आपको लॉस होता है। आ जाइए दूसरा सवाल। एक टैंक में दो पाइप हैं, एक इसे 14 घंटे में पानी से भर सकता है, दूसरा इसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। अगर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, जबकि टैंक का 1/4 हिस्सा पहले से ही पानी से भरा है, तो टैंक कितने घंटे में खाली हो जाएगा। देखो, एक टैंक में दो पाइप हैं, एक भरने वाला है और दूसरा खाली करने वाला है। ये 14 घंटे में भर सकते हैं, 8 घंटे में खाली कर सकता है, तो ये पाइप ज्यादा एफिशिएंसी वाला है, कम टाइम में खाली कर देगा। तो आप मुझे बताओ, दोनों पाइप मिलकर पूरी टंकी कितने समय में खाली करेंगे। सीधा शॉर्टकट है, एक 14 घंटे में भर सकता है, दूसरा 8 घंटे में खाली कर सकता है। 14 गुणा 8 और नीचे क्या आएगा इनका डिफरेंस, 14 8 का डिफरेंस 6। तो दोनों पाइप मिलकर पूरी टंकी कितने समय में खाली कर सकते हैं। लेकिन सवाल में क्या है, टैंक का 1/4 भाग पहले से ही पानी से भरा है, टैंक कितने घंटे में खाली हो जाएगा। अगर 1/4 टैंक ही पानी से भरा है तो 1/4 ही खाली कर लेंगे। ठीक है भैया, पूरी टंकी खाली करने में इतना समय लगेगा, 1/4 खाली करने में कितना समय लगेगा मेरे प्यारे भाई, ये। ठीक है, 4 दूनी 8 और 2 तिया 6, यानी कि आ जाएगा 3 चौक 12 और 2 14, 4 से ही 2/3 घंटे। यही क्या है, इस सवाल का आंसर है। तो यानी कि ऑप्शन कौन सा हो गया फिर, डी वाला, 4 घंटे 40 मिनट। ठीक है ना। आ जाइए अगला सवाल, सीएचएसएल 2025 प्री का सवाल। 24 आम के पेड़, 36 सेब के पेड़ और 48 पेड़ों को, है ना, पंक्तियों में इस प्रकार लगाना है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही किस्म के, एक ही टाइप के समान संख्या में पेड़ हों। ठीक है, एक पंक्ति में अधिकतम कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं। देखो, ये सवाल बहुत पुराना है। 24 आम के पेड़ हैं, 36 सेब के पेड़ हैं, 48 नॉर्मल पेड़ हैं। इनको हमें लाइनों में सेट करना है कि एक लाइन में मेरे प्यार भी सेम पेड़ होने चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी में कम या किसी में ज्यादा है। तो आप एक लाइन में मैक्सिमम कितने पेड़ लगा सकते हैं मेरे प्यारे भाई, बताओ। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड करती हो, इनका एचसीएफ ही लेना था। और सबको साफ दिख रहा है कि 12 का पहाड़ा क्या आ जाएगा, 12, है ना। चलिए,
60,000 रुपए को 18 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया जाता है। जहां चक्रवृद्धि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है, तो ब्याज ज्ञात कीजिए। आपको क्या बताना है बच्चों? कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। प्रिंसिपल कितना है? 60,000 रुपए। समय कितना? 18 महीने यानी कि 1.5 साल। ब्याज की दर कितनी है? 20% वार्षिक। ब्याज कैसे कंपाउंड कर रहे हैं हम? हाफ ईयरली। ठीक है बच्चों, हर 6 मंथ में कंपाउंड कर रहे हैं। आप बताइए, अगर आपके पास 18 महीने का समय है, आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे अर्धवार्षिक रूप से, तो 6-6 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी। बोलो भाई, हर 6 महीने में आप ब्याज ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाओगे। 6 महीना 6 महीना 6 महीना हो गया 18 महीना। ब्याज की दर 1 साल में 20% है, तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 10%। 6 महीने में 10%। 6 महीने में 10%, यानी कि आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 10-10-10 का सक्सिव मिलेगा। और 10 एक स्टैंडर्ड रेट है जो पहले से याद होनी चाहिए। 10-10-10 का सक्सिव हो गया 33.1%। ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा कितने प्रिंसिपल पर? 60,000 रुपए का। 60,000 रुपए का 33.1% आपका CI आ गया। ये याद कर लीजिए भाई, 10-10-10 का 3 बार सक्सेसिव। ठीक है ना? ये ऑप्शन से ऑप्शंस तो काफी दूर दूर हैं। ठीक है भैया, चलो क्या हो जाएगा? परसेंटेज से 2 जीरो, डेसिमल से 1 जीरो। ठीक है जी। हाँ भाई, बस ये देखो, जीरो के बाद क्या आएगा? 6 कम 6 आएगा, तो कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन आ गया। पांचवा, जर्मन सिल्वर के 40 किलोग्राम मिश्र धातु में तांबा और जस्ता कुछ अनुपात में। देखो, एक जर्मन सिल्वर है जिसमें कॉपर और जिंक है मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना? कितना? 40 किलो एलॉय है। इट हैज 10% जिंक। इस जर्मन सिल्वर में कितना जिंक है मेरे प्यारे भाई? 10%। ठीक है, कितना प्योर जिंक इसमें ऐड किया जाए जिससे कि नए मिक्सचर में 20% जिंक हो जाए? ऐसे सवालों को कैसे तोड़ा जाता है प्यारे दोस्तों? हमेशा एलिगेशन से। हमारे पास जर्मन सिल्वर है, हमने यहां पे किस पे एलिगेशन लगाते हैं? जिंक पे। हमारे पास जर्मन सिल्वर है ओरिजिनली, जिसमें कितना जो है जिंक है? 10%। अब हम इसमें कुछ जिंक और ऐड करते, तो जो चीज आप ऐड करो दैट इज प्योर जिंक। आप शुद्ध जस्ता ऐड करो। शुद्ध जस्ता यानी कि जस्ता कितना ऐड करो? 100% कंसंट्रेशन। और फाइनली जो एलॉय बनेगी उसमें जस्ता कितना हो जाता है? 20%। तो आप एलिगेशन लगाएंगे 100 माइनस 20 80, और 20 माइनस 10 10। ये कितना आ गया मेरे भाई? 8:1। यानी कि अगर आपके पास ओरिजिनली कितना एलॉय था? 40 किलो, तो 8 की वैल्यू 40 किलो है, तो आपको कितना ऐड करना पड़ेगा? 1 यूनिट। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 किलो। ठीक है, तरीके और भी हैं पर ये हर सवाल में लगेगा। आइए आगे चलते हैं। ए नंबर इज सेट टू बी प्योर रिकरिंग इफ। ये जितने भी सवाल नंबर सिस्टम के आ रहे हैं ना, क्लासिफिकेशन नंबर के, इनको अच्छे से समझ लीजिए मेरे भाई, क्योंकि ये लिमिटेड ही सवाल है जो एसएससी ने पूरे साल भर दिए हैं। एक संख्या को प्योर रिकरिंग कहा जाता है अगर ओनली 1 डिजिट रिपीट, डेसिमल टर्मिनेट्स। देखो, टर्मिनेट हो गया तो रिकरिंग है ही नहीं मेरे भाई। ठीक है जी। एज नॉन रिपीटिंग पार्ट देन रिपीटिंग पार्ट। ओहो, यहां पे क्या बोला? प्योर रिकरिंग क्या है? रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल समझते हैं? वो दशमलव जो अशांत होते हैं लेकिन बार बार एक ही पैटर्न को क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपके सामने लिखा है 0.77777। ये क्या है? एक रिपीटिंग डेसिमल है, रिकरिंग डेसिमल है मेरे प्यारे। आपके सामने लिखा है मेरे प्यारे भाई 0.42424242। ये क्या है बच्चों? रिपीटिंग डेसिमल है, रिकरिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आपके सामने लिखा है 0.8131313। ये क्या है बच्चों? रिपीटिंग डेसिमल है। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहां पे देखो बार बार एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा, बाद में 13131313। लेकिन यहां क्या कहा है? प्योर रिकरिंग। रिकरिंग में भी शुद्ध प्रजाति ढूंढनी है, तो मेरे भाई ये जो डेसिमल है ये प्योर रिकरिंग है, क्योंकि यहां दशमलव के तुरंत बाद ही रिपीटेशन शुरू हो गया है। ठीक है ना? ये वाला प्योर रिकरिंग नहीं है कि डेसिमल के बाद यहां एक डिजिट नॉन रिपीटिंग है, उसके बाद रिपीटेशन शुरू हुआ है। फर्क समझ में आ गया? यानी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी ऑप्शन होना चाहिए। भाई प्योर रिकरिंग तब होगा जब डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाए इमीडिएटली आफ्टर डेसिमल। दशमलव के तुरंत बाद जो है डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाए। समझ में ना बात?
बहुत बढ़िया सवाल है। आइए 7वां, ए ने 30,000 रुपए के साथ एक बिजनेस शुरू किया, बी एक्स महीने के बाद 40,000 रुपए के साथ बिजनेस में शामिल हो गया, ठीक है ना। साल के एंड में उनका लाभ विभाजन 3:2 के रेशियो में हुआ, एक्स का मान क्या है। पार्टनरशिप का सवाल है। आपको होता है प्रॉफिट बांटा जाता है दो लोगों के बीच इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम के रेशियो में। अगर आपको टाइम निकालना है तो कैसे आएगा बच्चों, प्रॉफिट के रेशियो को इन्वेस्टमेंट के रेशियो से हम डिवाइड कर देंगे, है कि नहीं। तो बच्चों यहां पे दो लोग हैं ए और बी, उन्होंने बिजनेस शुरू किया साल के एंड में, साल यानी कि 12 महीने के एंड में उनके बीच प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा गया, 3:2 के रेशियो में। इन्वेस्टमेंट किस रेशियो में किया है, ए ने 30,000 रुपए इन्वेस्ट किए और बी ने 40,000, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 3:4। ऊपर प्रॉफिट का रेशियो, नीचे इन्वेस्टमेंट का रेशियो, डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, टाइम का रेशियो आ जाएगा। ये 3 से 3 कट गया और ये कितना आ गया, 2 रेशियो, यानी कि ए और बी ने जो पैसे इन्वेस्ट किया वो 2:1 के रेशियो में किया है। देखो ए ने बिजनेस शुरू किया, बी एक्स महीने के बाद आया, साल के एंड में प्रॉफिट बांटा गया 3:2 के रेशियो में, यानी कि ए ने पूरे साल भर के लिए पैसे इन्वेस्ट किया, 12 महीने के लिए वो तो कहीं गया नहीं है। तो ए ने पैसे इन्वेस्ट किया है पूरे 12 महीने के लिए। तो ए ने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया, फिर 6 महीने के लिए। ए ने 6 महीने के लिए पैसे इन्वेस्ट किया, पूछा क्या है, एक्स का मान, यानी कि एक्स कितने महीने के बाद आया। बी ने 6 महीने के लिए पैसे इन्वेस्ट किया एक साल में से, यानी कि 6 महीने बाद आया होगा, आखिर के 6 महीने इन्वेस्ट किया है, तो आंसर क्या आ गया, 6 महीने। किसी प्रिंसिपल पर कंपाउंड इंटरेस्ट पर दूसरे और तीसरे साल के अंत में राशि क्रम से 9680 और 10,648 से प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया सवाल है। द अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ईयर ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल एट CI इज 9680। देखो किसी प्रिंसिपल पर किसी ब्याज की दर से 2 साल बाद अमाउंट कितना है, 2 साल बाद अमाउंट है 9680, और मेरे प्यार भी 3 साल बाद अमाउंट कितना है 10,648। आपसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल मूलधन पूछा है। देखो जो 2 साल बाद अमाउंट है वही आगे के लिए प्रिंसिपल है, यानी कि मैं कह सकता हूं यही 9,680 रुपए एक साल में बढ़ के 10,648 हुए, है कि नहीं। यही 9,680 रुपए एक साल बाद 10,648 हो गए होंगे ना, तो कितना बढ़ गया 8, 14 में से 8 गया 6, ठीक है भैया। और कितना बच गया मेरे भैया 968, 968 ही आ गया, क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि 10%, 9,680 का 10% है ना, 10% बढ़ गया, यानी कि ब्याज की दर कितनी है 10%, ठीक है ना। ब्याज की दर 10%। आपसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल। तो आप बताओ ये प्रिंसिपल 2 साल बाद कितना अमाउंट बन गया 9,680। अगर ब्याज की दर 10% है, यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 100% है, ब्याज की दर 10% है, तो 2 साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा 21%। 100% पे 2 साल में 21% आपको ब्याज मिलेगा, तो आपको अमाउंट कितना हो जाएगा, यानी कि 121% की वैल्यू है 9,680, है कि नहीं। बताओ कितने गुना है, ये साफ साफ दिख रहा है बेटा, 80 गुना है, 9600 और 80, यानी कि 100% की वैल्यू भी 80 गुना आ जाएगी, कितनी 8,000, है कि नहीं। बिल्कुल बेसिक सा सवाल। आइए आगे चलते हैं। एक पंसारी चीनी 10% लॉस पर बेचता है, अगर उसने 0.6 रुपए पर किलोग्राम अधिक पर बेचा होता तो उस पंसारी को 8% का लाभ होता, ठीक है ना। तो आपसे पूछा पर किलोग्राम चीनी का क्रिय मूल्य क्या है, सीपी क्या है, ठीक है ना। देखो एक पंसारी पहले चीनी बेच रहा था 10% लॉस पे, अब उसने प्राइस कितना बढ़ा दिया 0.6 रुपए पर केजी, अब उस पंसारी को कितना प्रॉफिट हो रहा है 8%। परसेंटेज में डिफरेंस बराबर प्राइस में डिफरेंस, सिंपल लॉजिक है। बताओ कितना डिफरेंस आया मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे 18% का, पहले 10% लॉस था, अब 8% प्रॉफिट, 18% का। प्राइस कितना बढ़ाया 0.6, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी है 0.6/18, बोलो। तो आपसे क्या पूछा है 100% की वैल्यू, यानी कि 100 से गुणा, ये आ जाएगा बेटा, ये चीनी का क्या आ गया क्रिय मूल्य आ गया, ठीक बच्चों। ये किससे चला गया 6 से, यानी कि 10/3, 10/3 कितना आ गया अप्रोक्स 3.333 रुपए पर केजी, है ना। आगे चलते हैं। एक पेन और एक पेंसिल का मार्क्ड प्राइस 5-6 के रेशियो में, दुकानदार पेन पर 18% की डिस्काउंट देता है, पेन पेंसिल दोनों पर कुल डिस्काउंट कितना है 12%। तो सवाल है
पेंसिल पर दिया गया डिस्काउंट कितना है। समझ में ना, इससे आसान तो कोई सवाल ही नहीं हो सकता भाई। एक दुकानदार जो है मेरे प्यार भी पेन भी बेचता है और पेंसिल भी। पेन पेंसिल के मार्क प्राइस का रेशियो कितना है, 5:6, और डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे, एमपी पे दिया जाता है। तो दुकानदार पेन पे कितना डिस्काउंट दे रहा है, दुकानदार पेन पे डिस्काउंट दे रहा है 18%, ठीक है ना। और पेन पेंसिल दोनों पर कुल डिस्काउंट कितना है, नेट जो डिस्काउंट है 12% है। पूछा क्या है, पेंसिल पर डिस्काउंट कितना है। तो ये सवाल किसका बन गया, ये सवाल एलिगेशन से भी हो जाएगा, ये डेविएशन से भी हो जाएगा, बहुत सारे तरीके है ना, बेसिक से भी हो जाएगा। चलो बेसिक से मैं जैसे आज आपको बताता हूं कि भैया पेन और पेंसिल के टोटल एमआरपी कितना है, 11 पे कितना डिस्काउंट है, 11 पे 12%, जो कि कितना होता है 132% टोटल होना चाहिए। जबकि पेन पे कितना डिस्काउंट है, 5 का 18%, 90, टोटल कितना होना चाहिए 100, यानी कि यहां कितना डिस्काउंट होगा 90, ये कहां होगा 42% है ना, कितने के समान पर, 6 के समान पर, यानी कि 7%। आ गया ना, 90 और 42 132% हो गया ना टोटल, 6 के समान पे कर देंगे, बटे 6 तो 7%। तो मुश्किल तो नहीं है, आसान है। अगर x इरेशनल है, y इरेशनल है, तो x प्लस वाई क्या आएगा। देखो, दो इरेशनल संख्याओं को जोड़ के इरेशनली आना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन मेरे भाई यहां एक ऑप्शन ऐसा है कि ये आंसर होना चाहिए सी ऑप्शन। अगर एक इरेशनल नंबर पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, मेरे भाई आप ऐसे समझो, √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, परिमेय संख्या, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, और ये -√3, ये भी मेरे दोस्तों क्या है, ये इरेशनल नंबर ही है। और अगर आप इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा, और 0 क्या बन जाता है, यानी कि अगर x और y इरेशनल नंबर है तो x प्लस वाई रेशनल हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि x इक्वल टू -y होना चाहिए, ठीक है ना। एक ट्रक 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक टाउन तक जाता है और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है। कुल समय लगा 5 घंटे, तो टाउन तक एक तरफ की दूरी कितनी है। कई बार मैं सवाल बता चुका हूं कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं S1 की चाल से, फिर लौट के आते हैं S2 की चाल से, आने जाने का टोटल टाइम दिया हुआ है ना। तो मेरे भाई ठीक है, टाउन तक की डिस्टेंस कितनी आएगी, S1 गुणा S2 लिख लो, अगर आने जाने का टोटल टाइम दिया, S1 गुणा S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टी, ठीक है ना। गया 30 की स्पीड से, आया 20 की स्पीड से, और नीचे क्या आएगा S1 प्लस S2 यानी कि 50 इंटू टी, कितना लगा भैया टोटल 5, तो कितनी बार कट गया 10 बार, यानी कि 60 किलोमीटर, ठीक है ना। अगला, A mixture containing 72% oil is mixed with another mixture containing 48% oil in the ratio 6:16. What the percentage of oil in the mixture formed? ठीक है, बहुत आसान सवाल है। दो टाइप के ऑयल को मिला के नया ऑयल बना रहे हैं हम, दो टाइप के ऑयल को मिलाते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। एक मिक्सचर है जिसमें कितना ऑयल है 72% है ना, दूसरे मिक्सचर में कितना ऑयल है 48% ऑयल है। हम इन दोनों को किस अनुपात में मिलाते हैं 6:16, 6:16 तो 2 से कट रहा है ना, 3:8, तो दो मिक्सचर को 3:8 के अनुपात में मिलाते हैं। पहले में 72% ऑयल है, दूसरे में 48%। मिलाने से जो मिश्रण तैयार होगा उस फाइनल मिश्रण में कितना % ऑयल होगा मेरे भाई, ठीक है, यही तो सवाल है। तो देखो 72% को ब्रेक करके आप लिख सकते हो बेटे 48% प्लस 24%, ये एलिगेशन भी लग जाएगा, पर बेस्ट मेथड इज द डेविएशन। पहले में भी 48% ऑयल है, दूसरे में भी 48% ऑयल है कि नहीं, तो फाइनल मिश्रण में 48% ऑयल तो होगा ही होगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा कितना है, पहले में 3 का 24% यानी कि 72% एक्स्ट्रा है, और ये जो एक्स्ट्रा है सभी में टोटल में बांट देंगे, टोटल यानी कि कितना 3 + 8 11 में बांट देंगे, तो कितना आ जाएगा 11 छिंग, यानी कि 48 और 6 54 पॉइंट समथिंग आएगा। कौन सा ऑप्शन है, ठीक है ना, अप्रोक्स कैलकुलेशन करो। आइए, एक भिन्न का हर उसके अंश से 5 अधिक है, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो नई भिन्न क्या बन जाती है 2/3 के बराबर होगी। आपसे पूछा ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या थी, फ्रैक्शन पूछी है,
तो एग्जामिनर कुछ खुरापाती करता तो हमें मेहनत करनी पड़ती कि माना अंश x है तो हर x प्लस 5 है, लेकिन जब सवाल में भिन्नी पूछे तो मैं कैसे करूंगा इस सवाल को? ऑप्शन से। हमेशा ऑप्शन से बनाइए। जो ऑप्शन सवाल की शर्त सेट कर गया वही क्या है? आंसर है। तो इनका हर उसके अंश से कितना ज्यादा होना चाहिए? 5। तो 8 से 5 ज्यादा है 13, 6 से 5 ज्यादा है 11, 7 से 5 ज्यादा है 12, ये नहीं है। ठीक है, 3 ऑप्शन फंस गए। आंसर दोनों में 3 जोड़ो, 8 में 3 जोड़ूंगा 11, 13 में 3 जोड़ूंगा 16, 2/3 नहीं हो रहा। यहां 3 जोड़ूंगा बेटा, 6 में 3 जोड़ूंगा 9, 11 में 3 जोड़ूंगा 14, 9/14 हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। यानी कि आंसर क्या है? अगर 7 में 3 जोड़ूंगा तो 10 हो जाएगा, 12 में 3 जोड़ूंगा तो 15 हो जाएगा, 5 से कट गया, 5 दूनी 10, 5 या 15, 2/3 के बराबर आ गया। यानी कि ऑप्शन से खटाक से आंसर आ गया। सवाल नंबर आपके सामने यहां पे 15। ये सवाल आया एसएससी सीएचएसएल प्री के पेपर में। बताइए, एक पिरामिड के आकार का तंबू का आधार वर्गाकार है, ठीक है ना, जिसकी भुजा 10 मीटर है और पिरामिड की जो स्लांट हाइट है वो कितनी है? 6 मीटर है। अगर आधार को भी ढक दिया जाए तो कुल कितने कैनवास क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी? टोटल एरिया ऑफ कैनवास नीडेड। ठीक है भैया, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पिरामिड क्या है। पिरामिड है ये बेटा पिरामिड, ये एक पिरामिड है। देखे ना मिस्र के पिरामिड आप लोगों ने, इसका बेस कैसा दिख रहा है आपको? ये स्क्वायर बेस दिख रहा है। तो इसको ना पूरे को कपड़े से ढकना है। कैनवास मतलब कपड़ा होता है जो ना प्लास्टिक का, उससे पूरा ही ढकना है, ठीक है ना। तो कितना कपड़े की आवश्यकता होगी? इसका मतलब आपको इस पिरामिड का क्या निकालना है? टोटल सरफेस, पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले आपको पिरामिड का क्या निकालना पड़ेगा? लेटरल सरफेस एरिया। लिटरल सरफेस एरिया मतलब समझते हैं? बेस को नहीं देखना, ये जो चारों ओर का जो क्षेत्रफल है क्या कहलाता है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिटरल सरफेस एरिया। तो पिरामिड का जो लिटरल सरफेस एरिया होता है मेरे भाई, वो होता है 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस, 1/2 आधार का परिमाप, ठीक है ना। 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस, आधार का परिमाप, इंटू स्लांट हाइट। स्लांट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई। ये आ गया लिटल सरफेस एरिया। पर आपको बेस को भी ढकना है ना, तो यानी कि इसमें एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल भी क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अब ये टोटल सरफेस एरिया बनाते। कॉन्सेप्ट लिख लो अपनी कॉपी में, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। हालांकि मैंने पूरा प्रिज्म पिरामिड यूट्यूब पे पढ़ा रखा है। तो यहां पे जो एक पिरामिड है उसका आधार वर्गाकार है। वर्ग की भुजा कितनी है? वर्ग की चार भुजाएं बराबर होती, तो पेरीमीटर कितना आएगा? 40, 10 चौक 40। स्लांट हाइट कितनी है? डायरेक्ट दी है 6 मीटर। आधार का क्षेत्रफल क्या? भुजा 10 है वर्ग की, तो क्षेत्रफल क्या आएगा भुजा का? 2 से 6 3 मार, यानी कि 120 प्लस 100 यानी कि 220 मीटर स्क्वायर इस सवाल का क्या है? आंसर। ठीक है ना। ये पेपर में आपको लिखना नहीं है फॉर्मूला, मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, याद रहेगा भी ये। आगे चलो, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 16। बनाइए, करो। 5 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? 27। इन 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं में पिछली 5 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाता है, तो नई जोड़ी गई संख्याओं का औसत क्या होगा? देखो 5 नेचुरल नंबर हैं, ऑड नंबर है ना, लगातार 5 लगातार विषम संख्या, उनका एवरेज है 27। अब इनमें पिछली 5 और शामिल कर ले तो उनका वो जो नई जो आपने जोड़ी उनका एवरेज क्या आएगा? वैसे 10 कम हो जाना चाहिए, यानी कि 17 आना चाहिए। ठीक है, देखो एक बार देख लेते हैं, ध्यान सुनिएगा प्यारे दोस्त। जैसे 5 लगातार क्या है? ये ऑड नंबर, ठीक है ना। इनका एवरेज है बीचों बीच की संख्या होगी, कितनी है ये? बाकी 2 कम होता जाएगा पीछे। अब सवाल कह रहा है कि पिछली 5 संख्या भी शामिल कर ली, यानी कि 1 2 3 4 5 ये भी हमने शामिल कर ली है कि नहीं बच्चों? ये जो हमने संख्याएं शामिल करी है, नहीं इनका ही तो पूछा है एवरेज। इनका एवरेज क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो 27 से 2 कम 25 और 2 23 और 2 21 और 2 19 और 2 कम 17। तो देखो मैं 5 पीछे खिसक गया ना, 5 विषम संख्या पीछे खिसक जाओगे तो कितना कम करना पड़ेगा? 10, ठीक है ना।
आसान से सवाल था ये तो। एक्स और वाई के पास मिलाकर 5,000 रुपए हैं। एक्स की राशि का 5/9 वाई की राशि के 3/7 भाग के बराबर है। तो पूछा वाई के पास कितनी राशि है। ओके, देखो एक्स और वाई के पास मिलाकर 5,000 रुपए। सवाल कह रहा है कि एक्स के अमाउंट का 5/9 किसके बराबर है, वाई के अमाउंट के 3/7 के बराबर। तो यहां से कुछ कटेगा नहीं ना भाई। एक्स बटे वाई कितना आ जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा, 9 3 27 और नीचे 5 7 35 आ गया। ठीक है ना। तो शकल से देख के लग रहा कि आंसर कैसे अप्रोक्स है। तो आपसे क्या पूछा, वाई का हिस्सा। वाई का हिस्सा कितना है, वाई का हिस्सा 35 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है, 35 + 27 62 62। ये वाई का शेयर आ गया ना मेरे भाई। वाई का शेयर ये होगा कितने में से, 5,000 रुपए में से। ठीक है बच्चों। अब बताइए इस सवाल का आंसर क्या आएगा। इस सवाल का जो आंसर है वो क्या होगा। अगर आप देखेंगे मेरे भाई तो ये 35 दूनी 70 है ना, ये 62 है, यानी कि थोड़ा कम है। तो यानी कि आंसर ये दोनों तो नहीं आएंगे, 5,000 से काफी कम आएगा। ये तो आ ही नहीं सकता। आंसर इन दोनों ही ऑप्शन में से। और देखो एग्जाम ने आपको परेशान करने की बहुत कोशिश की है। देखो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 50 रुपए का ही फर्क है। यानी कि आपको बहुत संभल के कैलकुलेशन करनी है ना यहां पे। फिर तो आप मुझे बताइए मेरे भाई कि ये किससे चला जाएगा, 2500 से, सॉरी 2 से। ये 2500 बार और ये 2 से 31 बार। तो आप अगर इनकी गुणा करके 31 से भाग करेंगे तो पागल हो जाएंगे, है कि नहीं। तो बेटा ऐसे सवालों की जल्दी कैलकुलेशन की टेक्निक है, 35 31 के काफी नजदीक है ना, तो 35 को 31 से भाग दे दो। 1 + 4 बटे क्या आ जाएगा, 31। 31 से कम 31 4 35 और गुणा 2500। तो आप ध्यान से देखो ये टेक्निक होती है, इसे कहते हैं ब्रेक वाला मेथड। 2500 एकम 2500। यहां डिजिटल सम फिजिटल सम मत लगाने लगना, सब एस्टेसिम घुस जाएगा कि आंसर क्या है, अप्रोक्स है। 2500 चौका 10,000, यानी कि 10,000 बटे क्या करना है आपको, 31। यही वाला पोर्शन आपको चेक करना है। तो 31 तिया 93। 93 के बाद क्या बचेगा, 7 0, यानी कि 31 दूनी 62 है ना, 31 दूनी 62। फिर कितना बचेगा, 8 0, फिर 31 दूनी 62, यानी कि 2500 में 322 जोड़ेंगे तो 2822 के करीब आएगा। कौन सा ऑप्शन रहा, पहला वाला ऑप्शन। ठीक है ना, ये वाला आंसर है। ठीक है बच्चे, तो बढ़िया सवाल है, आपको कैलकुलेशन सीखनी है, करना है ऐसे। सवाल नंबर 18, एक अर्ध गोलाकार खोल की आंतरिक त्रिज्या 12 है और बाहरी त्रिज्या कितनी है, 13 सेंटीमीटर। खोल बनाने वाले पदार्थ का आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत बेसिक सवाल। एक ना अर्ध गोलाकार खोल यानी कि कटोरा मान लीजिए, है ना, उसकी आंतरिक त्रिज्या इंटरनल रेडियस दी है और एक्सटर्नल रेडियस दी है। इसको बनाने में जो पदार्थ जो धातु इस्तेमाल होगी उसका वॉल्यूम क्या आएगा भाई, बाहर वाले हेमिस्फीयर में से अंदर वाले का घटा दो वॉल्यूम, यही तो आ जाएगा। यानी कि सीधा शॉर्टकट क्या है, 2/3 पाई फॉर्मूला कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब ही आ जाएगा। ठीक है जी। देखो यहां तो ऑप्शन पाई में दे रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 2/3 पाई कैपिटल R क्यूब, यानी कि 13 का क्यूब 2197 और माइनस R का 12 का क्यूब कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 1728। तो कितना आ जाएगा, 9 और ये प्यारे दोस्तों 6 और कितना 469। ठीक है ना, ये वॉल्यूम आएगा। तो 469 का दुगुना कितना आ जाएगा, 938। 938 पाई बटे 3 सेंटीमीटर की, है ना। आगे चलें, सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 19, CHSL 2025 प्री का सवाल है। और जब आपके सामने सवाल आए ना तो उनमें भूखे शेर की तरह टूट पड़ा करो। ये वही सवाल है जो दोबारा से आपके पेपर में आएंगे। ठीक है ना। एक स्कूल में 120 छात्र थे जिनकी औसत आयु कितनी थी, 20 साल। बाद में स्टूडेंट का एक नया बैच शामिल हुआ। उनके शामिल होने के बाद एवरेज एज घटकर 19.5 साल हो गई। ठीक है ना, जबकि नए स्टूडेंट की एवरेज उम्र कितनी थी, 18 साल थी। तो पूछा जो नया बैच आया है उसमें स्टूडेंट की संख्या ज्ञात कीजिए।
प्यारा सवाल है। देखो प्यारे दोस्तों, आप बताओ एवरेज क्या है? ये एज, एवरेज एज किसको बेस मान के निकाली जाती है? एवरेज एज निकालनी हो तो सभी स्टूडेंट की टोटल एज जोड़ देंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट से भाग दे देंगे। तो अगर आप एवरेज एज पे एलिगेशन लगाओगे तो किसका रेशियो आएगा? स्टूडेंट्स की संख्या का। हमारे पास एक स्कूल में ऑलरेडी कितने बच्चे हैं? 120 बच्चे हैं। इन 120 बच्चों की एवरेज एज कितनी है? 20 साल। अब स्कूल में कुछ नए बच्चे आते हैं, जो नए बच्चे आते हैं उनकी एवरेज एज कितनी है? 18 साल। भाई स्कूल में पहले से कितने बच्चे थे? 120, उनकी एवरेज एज थी 20 साल। कुछ नए बच्चे उनकी एवरेज एज 18 साल। उनके आने के बाद पूरे स्कूल की जो एवरेज एज है वो घट के कितनी हो गई है? 19.5। पहले स्कूल की एवरेज एज 20 थी, अब 19.5 हो गई। पूरे स्कूल की एज है ना। तो एलिगेशन लगाइए एवरेज एज पे, कितना आ गया? 1.5 रेशियो, और ये कितना आ जाएगा? 0.5। ठीक है, यानी कि 5 या 15, यानी कि 3:1 आ गया। अपन लोग ये कह सकते हैं कि अगर स्कूल में पहले कितने बच्चे थे? 120, 3 की वैल्यू 120 है, तो कितने स्टूडेंट नए आए? 1 यूनिट की वैल्यू 40। ऑप्शन कर लोगे ना? बढ़िया सवाल है। आइए आखिरी सवाल करेंगे, सवाल नंबर 20। एक 150 मीटर लंबी ट्रेन 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की स्पीड ज्ञात करें। ठीक है, आसान सवाल है, सीतसल में आया है। देखो, जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो सुनिए, ट्रेन खुद की लेंथ भी क्रॉस करेगी प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ भी, यानी कि 150 प्लस 350 कितनी डिस्टेंस जाएगी? ट्रेन 500 मीटर गई है 40 सेकंड में, तो ट्रेन की स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में। किसमें आ गई है? आंसर है किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर बदलना है तो इसको 18/5 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना, उल्टा। ठीक बच्चों, तो बताइए प्यारे दोस्तों कितना आ जाएगा ये? तो ये तो चला ही गया प्यारे दोस्तों यहां पे 100 बार, और 20 दूनी 40, 20 पंजे कितना आ गया? 9 पंजे 45, 45 किलोमीटर पर आवर इस सवाल का आंसर है। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर। ठीक है ना। इसी के साथ ये टेस्ट समाप्त होता है। आपने इसमें से कितने सवाल खुद से ठीक कर लिया? अपना स्कोर आज का जरूर बताएं मेरे भाई। सवाल अगर आपको अच्छे लगे हैं, आपने कुछ सीखा है, नए तरीके, नए कैलकुलेशन के तरीके, ऑप्शन से सोचने के तरीके मेरे भाई, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है ना। ऐसे ही 10 टेस्ट में मेरे दोस्तों आपको करवाऊंगा। 7 टेस्ट हमारे हो चुके हैं और एग्जाम से पहले हम आपको ये करा देंगे पूरी सीरीज कंप्लीट, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। धन्यवाद।